Good morning, students. Today we will discuss about the disaster management. Okay, what is mean by disaster? Disaster means जिसको हम बोलते हैं कि अचानक से आपत्ति आ जाना, डिजास्टर ना। अनवांटेड चीजें, सडनली कोई अनवांटेड चीजें हो जाती है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, जिसमें नुकसान होता है, दैट इज डिजास्टर. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, कि उस डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए. बिफोर दैट some questions are given in your book. See that question. First question is given: which natural calamities have you experienced and how did they affect the condition of your surroundings? मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि आपने अपने सराउंडिंग में ऐसी कौन सी नेचुरल कैलामिटीज एक्सपीरियंस किए हैं एंड हाउ डिड दे अफेक्ट द कंडीशंस ऑफ योर सराउंडिंग, और आपके सराउंडिंग को कैसे उसने अफेक्ट किया है. तो पहले अगर हम देखेंगे कि नेचुरल कैलामिटीज़ तो बहुत सारी होती है, बट एक नेचुरल कैलामिटी इन 2005 जो मुंबई में हुई थी, दैट इज़ वाटर लॉगिंग. वहाँ पर क्लाउड जो है वो बर्स्ट हो गया था एंड वाटर जो है वो पूरा मुंबई शहर में क्या हुआ था, पूरा लॉगिंग मतलब वहाँ पर ब्लॉक हो गया था. एंड वाई दिस नेचुरल कैलामिटीज टेक्स प्लेस? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम. जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर वो सारी ब्लॉक हो गई थी. एंड वाई द ड्रेनेज सिस्टम इज ब्लॉक देयर? ड्यू टू द प्लास्टिक्स, है ना, जो विच इज़ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक में ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, मेटल कंटेनर्स होते हैं, ग्लास होते हैं, विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ते नहीं. तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जो चॉकलेट है, देन कुरकुरे, चिप्स, इनके जो रैपर्स है वो खाने के बाद क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं. एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम. जो नालियाँ होती हैं उसमें ये ब्लॉकेज लाती, बिकॉज ये जाकर फंस जाती. तो मुंबई में भी 2005 में जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हुआ था वो भी इसी तरीके का था कि वहाँ पर वाटर, सारे जो पॉलीथीन्स हैं उन्होंने वो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था और वाटर पूरा जमा हो गया. 3-4 दिन तक वहाँ पर स्कूल बच्चे नहीं जा पाए थे, ट्रांसपोर्टेशन पूरा रुक गया था, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए पेशेंट्स को इमिजिएटली, हॉस्पिटल्स बंद थे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, है ना. तो ऐसे हमारे सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हाउ विल यू मेक अ प्लान टू बी सेफ फ्रॉम कैलेमिटीज़ और टू मिनिमाइज द डैमेज. आपको बोला है कि आप क्या प्लान करोगे. कोई ऐसी कैलेमिटीज़ होती हैं लाइक ए फ्लड है, फायर है, या अर्थक्वेक है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, या वाटर लॉगिंग है, हेवी रेनफॉल है. तो इस वक्त आप उसको मिनिमाइज करने के लिए या उस डेंजर से बचने के लिए क्या करोगे, है ना. तो जैसे अभी हमने एक मुंबई का एग्जांपल लिया था जो वाटर लॉगिंग का, उसका मेन रीज़न था प्लास्टिक्स, पॉलीथिन्स. तो हम जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक एंड पॉलीथिन्स, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे. हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, या प्रॉपरली इसको डिस्पोज कर सकते हैं. तो हम वो करेंगे ताकि ऐसी कंडीशन लाइफ में ना आए. नेक्स्ट, अगर कहीं फ्लड आता है तो हम क्या करेंगे, पहले से ही ट्रेनिंग लेंगे कि फ्लड्स आते हैं तो हमको क्या होना चाहिए. हमारे पास एक बैग हमेशा रेडी होना चाहिए जिसमें सम फूड, जो ड्राई फॉर्म में है लाइक बिस्किट्स एंड सम फूड ग्रेन्स. दैन हमारे पास कुछ क्लोथ्स होने चाहिए इमरजेंसी के लिए, हमारे पास मेडिसिन होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी बैग में पैक करके रखेंगे. एंड हम इस कंडीशन में कैसे लोगों को रेस्क्यू करेंगे या अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये सब चीज़ें उसमें हम ट्रेनिंग लेंगे. देन जैसे हम कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है वो बच्चों को देंगे या एजुकेट करेंगे. तो हम इसके इफ़ेक्ट को, बिकॉज नेचुरल कैलेमिटीज़ है, हम उसको रोक नहीं सकते, ना ही ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आपको बताकर आती है कि फ्लड आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है या वोल्केनो आने वाला है. तो हमको पहले से पता नहीं होता, बट उसके इफ़ेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग, या प्रॉपर उसका हम जो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या प्री और पोस्ट, ये दोनों जो कंडीशंस में हम उसमें उसको मैनेज कर सकते हैं बाय प्रॉपर प्लानिंग. तो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर. नाउ जैसे हमने बात की थी डिजास्टर. डिजास्टर का मतलब होता है यहाँ पर कैलामिटीज, जो हमारी नेचुरल कैलामिटीज होती है ना, हम उसको डिजास्टर्स बोलते हैं.
Now see what is disasters. So many disasters are there. Some are natural and some are man-made. Natural means जो नेचर में ऑलरेडी मतलब अपने आप होती है, दैट इज नेचुरल. लाइक ए थंडर बोल्ट है ना. थंडर बोल्ट मतलब होता है लाइटनिंग. जो बारिश में हम देखते हैं लाइटनिंग, हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि लाइटनिंग की वजह से इतने लोग मर गए. बारिश में बिजली गिरने से लोगों किसी एनिमल की डेथ हो गई या किसी ह्यूमन बींग के ऊपर गिर गया या कोई जल गया. सो दैट इज थंडरबोल्ट और द लाइटनिंग. नेक्स्ट इज अ फ्लड. फ्लड्स मतलब बाढ़ आना. देन फायर. कई बार हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स में आग लग जाती है ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट और एनी अदर रीजन. सो दिस इज अ फायर. एंड दीज आर द कुछ फायर्स जो होती है दो टाइप की आती हैं. एक जो एक्सीडेंटली लगती हैं वो मैन मेड में आ जाएगी, और जो नेचुरल फायर होती है जिसको हम जो फायर फॉरेस्ट फायर बोलते हैं या वाइल्ड फायर जो फॉरेस्ट में लगती हैं, है ना. फायर जो नेचुरल तरीके से भी लगती है फॉरेस्ट में, तो वो भी आ जाएगी इसमें. तो ये आ जाएगा नेचुरल डिजास्टर में. एंड सम आर मैन मेड डिजास्टर. मैन मेड मतलब ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर. या बोल सकते हैं हम कि ह्यूमन के कारण ही ये हो रही है, उनके एक्टिविटीज के कारण ये डिजास्टर हो रहा है. अब इसमें कौन आएगा? इसमें रोड एक्सीडेंट्स आएंगे. रोड एक्सीडेंट आ सकता है, कोई इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट होता है. अभी हमने बहुत बार सुना है कि कहीं जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में सुना था कि मिथाइल आइसो गैस लीक हो गई थी. ये पेस्टिसाइड बनाने वाली एक जो फैक्ट्री है उसमें गैस लीकेज का एक एक्सीडेंट हुआ था. ऐसे बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मैन मेड में आते हैं. बॉम्ब ब्लास्ट जो होते हैं ये भी मैन मेड में आता है ना. बॉम्ब ब्लास्ट ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैन मेड है. दैन एक्सप्लोजन, बहुत सारे एक्सप्लोजन. न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हो जाता है, या न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते समय एक्सप्लोजन हो जाता है. स्टैम्पेड्स. स्टैम्पेड्स मतलब होता है, हम उसको बोलते हैं भगदड़ मच जाना. मतलब जो पिलग्रिमेज होती है सेंटर्स होते हैं, या जो हम बोल सकते हैं कि कोई जैसे कुंभ मेला है ना. इसमें मास गैदरिंग होती है, बहुत हजारों लाखों लोग आते हैं और अचानक से भगदड़ मच जाती किसी चीज़ को लेके. कभी फायर, अभी पिछले बार हुआ था कुंभ मेला में फायर लग गई थी, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में. तो अचानक से लोगों की भगदड़ मच गई. स्टैम्पेड्स मतलब भगदड़. तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है या इंजर्ड हो जाते हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजास्टर्स. नाउ अब डिजास्टर्स तो ठीक है, बट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर डिजास्टर होता है तो डिजास्टर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं. अभी जैसे मैंने बताया कि स्टैम्पेड में बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं, एक्सीडेंट में इंजर्ड हो रहे हैं, या किसी भी डिजास्टर में वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एड. तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम्स. विक्टिम्स मतलब जो उसका शिकार हो जाता है, मतलब जो पर्सन के ऊपर वो डिजास्टर का इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द विक्टिम. तो फर्स्ट एड, व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट एड? आपको पता है क्या फर्स्ट एड का जो मीनिंग होता है ना, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फर्स्ट एड. एड्स का मतलब, फर्स्ट मतलब जो पहला दिया जाता है, एड मतलब होता है हेल्प. ठीक है. तो फर्स्ट एड का मतलब होता है जो सबसे पहले हेल्प दी जाती है. कोई भी इंजर्ड पर्सन होता है तो सबसे पहले दी जाने वाली हेल्प. अब हेल्प मतलब क्या कि उसको उसकी लाइफ को बचाने के लिए मतलब डॉक्टर के पास तो हम जाएंगे, पर डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले डॉक्टर और जो एक्सीडेंट इनके बीच में जो गैप होता है उसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दी जाती है दैट इज फर्स्ट एड, ताकि उसकी लाइफ बच सके, या उसकी जो पेन हो रहा है, उसको इंजरी हुई है तो उसको हम थोड़ा सा रिलीफ दे सके, कम कर सके. उसके लिए हम जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जाती है दैट इज फर्स्ट एड, है ना. द ट्रीटमेंट विच इज गिवन बाय द नियर बाय पर्सन, है ना, इमीडिएटली बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. मतलब यहाँ पर जो पहली है. और फर्स्ट एड के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड आपके बुक में दिए हुए हैं, है ना. तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर लाइफ एंड रेस्क्यू सिएशंस दिया हुआ है, मतलब लाइफ को बचाने के लिए जो फर्स्ट एड के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो इसको हम बोलते हैं एबीसी प्रिंसिपल्स. एबीसी. अब एबीसी का मतलब क्या होता है? सी. ए मतलब होता है एयरवे. ए स्टैंड फॉर एयरवे.
ठीक है। एयरवे मतलब अगर सपोज कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, कोई रोग रोड में एक्सीडेंट हो गया है, या वो पर्सन जो है अचानक से उसके जो ब्रीदिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही, मतलब उसको एयर नहीं मिल पा रही है ना। वो जनरली क्या होता है पता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं देखने के लिए। उसको हेल्प करना छोड़ के लोग वहाँ पर देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि क्या हुआ। तो उससे और हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। और साथ में इतने सारे लोग एक्सेल करते समय CO2 छोड़ते, तो उस पर्सन को और ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है CO2 पे। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि वो इंजर्ड पर्सन है तो हमको उसके आसपास जमा नहीं होना है, गैदर नहीं होना है, उसको एयर आने देना है। यहाँ एयर वे का मतलब है कि उसको एयर मिलनी चाहिए। अगर वो नेचुरल वे में ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, एयर नहीं ले पा रहा है, तो हमारे पास एक रेमेडी है कि उस पर्सन को जब हम लिटाते हैं या बैठाल रहे हैं तो उसका जो चिन है, ऐसे हेड को हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। उसका जो हेड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। और इसका जो चीन है ये ऐसे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके चीन को हम ऐसे ऊपर करते हैं तो ये जो हमारा एयर पैसेज होता है, दैट इज ट्रैकिया या विंड पाइप, ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो खुलने से क्या हो रहा है कि एयर प्रॉपरली इसको मिल पा रही है, तो हम उसको बोलते हैं एयर में। मतलब उसको एक तो हमको वहाँ सराउंडिंग में जमा नहीं होना है, उस पर पेशेंट के आसपास जमा नहीं होना है। देन सेकेंड कि इसका हेड हमको पीछे थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जो चिन है इसको अपर साइड में लेके जाना है, ताकि जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक ना हो, जिससे एयर उसको प्रॉपरली मिल पाए। देन सेकेंड है हमारा बी। बी मीन्स होता है ब्रीदिंग। यहाँ पर बी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है ब्रीदिंग। पहला हो गया हमारा एयर वे, एंड सेकेंड है बी फॉर ब्रीदिंग। तो यहाँ पर अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस है, वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल वी डू, एट दैट टाइम वी डू द फर्स्ट थिंग दैट इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। हम उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन लगाएंगे। अब अभी इसको हॉस्पिटल तो लेके नहीं जा रहे हैं कि वो अनकॉन्शियस है, ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो हम हॉस्पिटल में जाके उसको वेंटिलेशन, हम फर्स्ट एड की बात करें हॉस्पिटल के पहले, मतलब हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के पहले, तो हम उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। क्योंकि वो खुद से ब्रीद नहीं कर पा रहा है तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको ब्रीदिंग करवाएंगे, दैट इज माउथ टू माउथ, यानी हमारे माउथ से उसके माउथ में एयर को ब्लो करना, दैट इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। और ये कब करना है, जब वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, अनकॉन्शियस कंडीशन में है। देन नेक्स्ट हमारा जो है सी, सी फॉर सर्कुलेशन। अब यहाँ पर भी अगर वो पर्सन का जो हार्ट बीट है वो बंद हो रही है, स्लो हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में क्या करना है, हमको उसके सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन को रीस्टार्ट करना है। मतलब उसका जो इट इज रिलेटेड टू हार्ट, ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से, तो उसके हार्ट को हमको पंप करना है। उसके पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, हमको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है ना। 2 टाइम्स हमको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। उसके बाद अगर उसको कॉन्शियस नहीं होता है वो, तब हम किसके हमारे हम क्या करेंगे, उसके ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे कि आपको ये जो दो दो पाम है अपने, है ना, ये पाम को, और इसका एक पोजीशन होता है मयूरासन, जिसको मतलब उसको आसन में बैठना है आपको, और अपने ये दोनों पाम से उसके चेस्ट पे, मतलब चेस्ट का जो मिडल पोर्शन होता है, आपको पता है हार्ट का पोजीशन कहाँ है, हमारा चेस्ट में 2 लंग्स के बीच में। तो चेस्ट पोर्शन में इसको हम ऐसे जो हमारे पाम है इससे कंटिन्यूसली क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, विद द हाई प्रेशर हम लगा के उसको प्रेस करेंगे, है ना। बट बी केयरफुल, अगर आपको ये आता है तो ही करना है ना, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आपने ये सीखा या आपको आता है कि किस तरीके से किया जाता है तब इसको। और अगर हम उसको कंटिन्यूसली पंप करेंगे, हार्ट को आर्टिफिशियली प्रेस करेंगे, तो वो हो सकता है रिस्टार्ट हो जाए, मतलब फिर से वो पंपिंग करना शुरू कर दे और ब्लड सर्कुलेशन उसका प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। तो हमको ये 15 मिनट्स तक करना है अल्टरनेटली, मतलब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और फिर पंपिंग, ये एटलीस्ट 15 मिनट्स हमको उसको ट्राई करना है ना। इसी को हम बोलते हैं CPR। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मनरी रेस्क्यूसाइटेशन। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, एंड पल्मोनरी, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स।
तो हम क्या करेंगे, पंपिंग, हार्ट का पंपिंग करके लंग्स को ब्रीदिंग के लिए क्या करेंगे, ब्रीदिंग के लिए स्टार्ट करवाएंगे, है ना। तो इससे वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कभी सपोज इंजुरी होती है, एक्सीडेंट होता है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग में फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए, जिस पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, सपोज मेरे हाथ में यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है, तो मुझे उसको प्रेशर से क्या करना है, दबा के रखना है ना। ब्लीडिंग जब होता है तो हमको उसको प्रेशर से उस पार्ट को दबा के रखना है। हमारा ह्यूमन बींग का जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है, अगर छोटी मोटी इंजुरी है तो उसके लिए हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है ना। तो हमारा ह्यूमन बींग का जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो होता है हमारा 2 से 8 मिनट का। इस बीच में अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम सपोज हमने 8 से 10 मिनट तक हमने उसको दबा के रखा, तो हो सकता है कि नेचुरल वे में वहाँ पर ब्लड क्लॉट होकर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है। या तो फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हमने थंब या फिर हम अपने पाम से उस इंजर्ड पोर्शन को क्या कर सकते हैं, दबा के रख सकते हैं। अदरवाइज हम एंटीसेप्टिक कोई क्रीम या लोशन लगा के या पैड लगा के उसको दबा के उसको बैंडेज कर सकते हैं। अब सपोज रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ तो आप बैंडेज नहीं लाओगे, तो इन दैट केस हमारे पास जो हैंकी होता है या जो भी क्लोथ होता है अवेलेबल या स्कार्फ होता है, उससे हम उसको कवर कर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग ना होने की वजह से, है ना, वो सेफ रहेगा। नहीं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से कभी कभी डेथ भी हो सकती है। आप सुनते हैं कि एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को हम रोकना, दिस इज द फर्स्ट एड है हमारा कि ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रैक्चर, है ना, इम्पैक्ट ऑन वर्टिब्रेट। अगर किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो गया है तो डोंट मूव दैट पोर्शन। अगर हैंड में फ्रैक्चर है या लेग में फ्रैक्चर है तो उस पर्सन के उस फ्रैक्चर वाले पार्ट को मूव नहीं करना है आपको, है ना। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको उठा के लेके जाना है उस पर्सन को, बट उसको सपोज पैर में फ्रैक्चर है तो उसको चलाना नहीं है, नहीं तो डिसलोकेशन ऑफ बोन हो जाएगा, फ्रैक्चर बढ़ जाएगा। तो आपको उसको हिलाना नहीं है, अपने को वहीं पर उसको उसी पोजीशन में रखना है या तो उसको उठा के लेके जाना है, ठीक है। कभी कभी वर्टिब्रेट्स में फ्रैक्चर हो जाता है, बैकबोन में, तो इस केस में भी उसको हिलाना नहीं है, उसको चलाना नहीं है, उसको उठा के लेके जाना है। या अगर आपको लगता है कि हैंड में फ्रैक्चर हो गया है तो जैसे नियर बाय जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, अगर क्लास में कभी ऐसा हो रहा है, स्केल होती है या लकड़ी की कोई चीज़ें होती है, उससे आपको क्या करना है, उसको कवर करना है और कपड़े से उसको बांधना है। जैसे हैंकी है या स्कार्फ है, जो भी उस टाइम अवेलेबल होता है, तो आप किसी वुडन स्टिक या स्केल है या फिर हमारे कोई भी कपड़ा है ना, उससे उसको स्कार्फ का यूज़ करके उस पार्ट को टाइटली बांधना है। देन बर्न है, अभी हमको पता है कि अगर कभी फायर से कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर के वजह से बर्निंग हो गया, कोई बॉडी का जो भी पार्ट बर्न होता है, तो इमिजिएटली यू हैव टू पुट यूर दैट बॉडी पार्ट अंडर द रनिंग वाटर, जो कोल्ड वाटर है। क्योंकि अगर घर में इंजरी हो रही है तो आपके पास अगर आइस है तो आइस का वाटर या कोल्ड वाटर आप लेके एट लीस्ट 10 मिनट्स तक उस पार्ट पे आप उसको डालेंगे। पर अगर आप बाहर हो कहीं जहाँ पर आपके पास इमीडिएटली कोल्ड वाटर अवेलेबल नहीं है, फ्रीज का पानी अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम यूज़ अ रनिंग वाटर, कोई भी रनिंग वाटर, टैप वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आपको उसको डालना है, जिससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का बर्निंग सेंसेशन है वो कम होगा। एक्चुअली जब बर्न हो रहा है, वहाँ स्टीम फॉर्म हो रही है, तो डीपली इंज्योर करना है। और आप उसको कोल्ड वाटर डालते हैं तो यहाँ पर स्टीम कंडेंस हो जाती है और वो इंजरी कम हो जाती है, कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होती है और इंजरी कम होती है। तो ये जो है, ये क्या हो गए हमारे कुछ जो फर्स्ट एड के पॉइंट्स हो गए, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, फॉर इंजुरीज लाइक स्प्रेन, ट्विस्टिंग एंड कॉन्ट्यूशंस ना। अब यहाँ पर अगर इंजुरी हो रही है, जैसे लाइक स्प्रेन है या ट्विस्टिंग। स्प्रेन या ट्विस्टिंग मतलब क्या होता है पता है आपको? स्प्रेन मतलब मोच आ जाना। आप खेलते खेलते कभी गिर गए तो आपके पैर में मोच आ जाती है या ट्विस्ट हो जाता है। एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, है ना, सी फॉर दैट पर्पस हियर द वन ट्रीटमेंट इज सजेस्टेड, दैट इज राइस। राइस का मतलब RICE, राइस। राइस यानी खाने वाला राइस नहीं, खाने वाला चावल नहीं। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? राइस रेमेडी। राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड। विच टाइप ऑफ रेमेडी? सी, आर मीन्स रेस्ट। व्हाट इज मीन बाय आर? आर का मतलब होता है रेस्ट। तो यहाँ पर
आपको क्या करना है, उस पेशेंट को, वो जो विक्टिम है उसको क्या करना है, रेस्ट देना है, मतलब उसको लेटा देना है या उसको रेस्टिंग पोजीशन में रखना है, उसको बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है ना, तो ये ज़रूरी है। एंड देन नेक्स्ट इज अ आई। आई का मतलब होता है आइस पैक। जो भी अगर स्प्रेन हुआ है या ट्विस्टिंग हुआ है, पैर मुड़ गया है, तो यू हैव टू यूज़ द आइस पैक। आइस पैक मतलब आइस को आप क्रश करके कपड़े में बांध के उसको उसके ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा सा उसको आप उसको सेक सकते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ आइस। आइस लगा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लगाना है आपको आइस, किसी कपड़े में आइस लेके उसको आप उस एरिया में सेक, जैसे हम सेकते हैं वैसे आपको उसका यूज़ करना है आइस पैक का। आप आइस पैक लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सी। सी का मतलब होता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब मसाज। आपको अगर स्प्रेन हो जाती है, चोट लग जाती है, तो आपको मतलब यहाँ स्प्रेन या ट्विस्ट हो जाता है, आपका स्वेलिंग आ जाती है, तो यू हैव टू यूज़ एनी ऑयल, कोकोनट ऑयल और एनी ऑयल, या आप कोई जो जैसे पेन किलर वाले ऑयल आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑयल यू हैव टू मसाज इन दैट पार्ट, है ना। जेंटल मसाज, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है आपको, जेंटल मसाज करना है, दैट इज कॉम्प्रेशन। एंड नेक्स्ट इज अ ई। ई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ई? एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा करना। अगर किसी पैर में चोट आ गई, मतलब मोच आ गई है या स्प्रेन है, तो यू हैव टू एलिवेट दैट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल लेग्स है ना, अगर आपका हाथ है या लेग है, तो स्पेशली हम चलते समय पैर में मोच लेग में आती हैं, तो आपको सोते समय क्या करना है, उस लेग को आपको थोड़ा सा एलिवेट मतलब ऊपर करके सोना है। नहीं, आप एक दो तकिया रखो बेड पर और उसके ऊपर पैर रख के आपको सोना है, मतलब उसको थोड़ा सा हाइट पे लेके जाना है, दैट इज द एलिवेशन। दिस इज नोन एज अ राइज ट्रीटमेंट। वंस अगेन सी। आर मीन्स रेस्ट, आई मीन्स आइस पैक और आइस, देन सी मीन्स हियर द कॉम्प्रेशन विच इज जेंटल मसाज, एंड ई मीन्स द एलिवेशन, मतलब उस पार्ट को एलिवेट करना है, ऊपर उठा के रखना। नाउ अब यहाँ पर है कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स और द पेशेंट। अब यहाँ पर बोला है कि अगर ऐसा कोई पेशेंट या विक्टिम है, अगर किसी इंजरी हो रही है, किसी रास्ते में है या कहीं प्लेग्राउंड पे है, तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करें, मतलब क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जैसे आप खेलते समय ग्राउंड में गिर गए, तो आपको क्लासरूम तक लेके जाना है, या किसी जो हमारा स्कूल में एक रेस्ट रूम होता है वहाँ तक लेके जाना है, या किसी सेफ एरिया तक लेके जाना है, सेफ प्लेस तक, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? इसके लिए आपको बुक में क्या किया है बेटा, एक चार्ट दिया हुआ है। देखो आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। तो पहली मेथड देखेंगे आप बुक में, आपके क्रैडल मेथड। क्रैडल मेथड का मतलब होता है कि दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन विच इज़ अंडर वेट। इसमें क्या होता है कि गोद में उठा के लेके जाना। अब मेरे को बताओ, किसी बड़े पर्सन के साथ ऐसा अगर कुछ हादसा हो रहा है और उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको उठा के कैरी करके ले जा पाओगे क्या? नहीं, है ना। कोशिश भी नहीं करना, पता चला वो तो ठीक रहेगा, आप ही इंजर्ड हो जाओगे। तो आपको ऐसी कोई एफर्ट नहीं करना है कि जिससे आपको परेशानी हो। आपको पेशेंट को लेके जाना है, तो यहाँ पर क्रैडल मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो बच्चा या बच्ची का वेट कम हो, और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं कि उसको गोद में उठा के हम लेके चले गए। सेकेंड मेथड दिए कैरिंग द पिगी पैक। यहाँ पर पिगी बैग का मतलब, आपने छोटा बचपन में खेला होगा कि शक्कर का बोरा जिसको बोलते हैं हम, पीछे पीठ पर किसी को उठा के लेके जाना, उसको बोलते हैं पिगी बैग। तो यहाँ पर भी छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल है, और अनकॉन्शियस जो बेहोश हो गया है उसको हम पीठ पे उठा के लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड दी हुई है ह्यूमन क्रच मेथड। ह्यूमन क्रच मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर अगर तुम्हारे एक पैर में इंजुरी हो गई है, तो यहाँ पर विक्टिम प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, उस वक्त हम क्या करते हैं, उसके गले में हाथ डाल के या उसको सपोर्ट देकर उसको, एक पैर से, एक पैर इंजर्ड है तो उससे नहीं चल पा रहा है, तो दूसरा पैर उसका, और आप उसको सपोर्ट करके लेके जाते हो, दैट इज अ ह्यूमन क्रच मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। पुलिंग या लिफ्टिंग मतलब उसको उठा के लेके जाना। ये भी अनकॉन्शियस जब पर्सन होते हैं तो हम उसको उठा के लेके जाते हैं पेशेंट को, बट ये शॉर्ट डिस्टेंस पे, जैसे मुझे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, बट इट इज़ फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि आप उसको उठा के कैरी करके बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकते।
बट हम उसको शॉर्ट में डिस्टेंस पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरिंग ऑन अ 4 हैंड चेयर। 4 हैंड चेयर मतलब आपके तो 2 हैंड है, इसमें आपको एक अपने फ्रेंड की मदद लेना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करते हैं, उसका हैंड और आपका हैंड ऐसे आप क्रॉस में, पिक्चर दिया है बुक में, तो क्रॉस में क्या करते हैं, उसको होल्ड करते, पकड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक मजबूत चेयर के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उस पर हम पेशेंट को बिठाते हैं और उसको लेके जाते हैं, है ना। स्पेशली जब उसका बॉडी का नीचे का पोर्शन, जो वेस्ट पोर्शन से नीचे का पोर्शन काम नहीं कर रहा है, पैर में इंजुरी है, एट द टाइम वी यूज द कैरिंग 4 हैंड चेयर मेथड। दैन कैरिंग 2 हैंड चेयर मेथड भी हम इसी तरीके से, 2 हाथ मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, तब हम 2 हैंड मेथड या 4 हैंड मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर एक और मेथड दी हुई है आपको, स्ट्रेचर मेथड। अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया है, तो आप उसको अगर लेके जाना है हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो हम स्ट्रेचर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम रास्ते पे अगर एक्सीडेंट हो गया और उसे उठा के ले जाना है, तो वहाँ स्ट्रेचर तो हमारे पास रेडीमेड आएगा नहीं, तो हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाम्बू स्टिक्स है या लकड़ियाँ हैं, उसमें हम कंबल या जो भी थिक क्लोथ है उसको लपेट के एक टेम्पररी स्ट्रेचर बना सकते हैं और उसमें उसको हम कैरी कर सकते हैं। इन दिस मेथड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो विक्टिम को कैसे करना है वो मेथड्स दी गई है, और इसको डिटेल में आपको 10th में भी पढ़ना है ना, यही मेथड 10th में भी पढ़ना है आपको, 10th में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि अदर इमरजेंसी मेजर्स, और इसके अलावा और बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, लाइक ए फ्लड आ गया आपके एरिया में, है ना, कोई आपके एरिया में रिवर है, फ्लड आ गया, तो आप बोट जो है, बोट से पर्सनस को एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब बोट हमारे पास कोई एकदम वेल डेवलप बोट तो नहीं रहेगी उस वक्त, तो आप उसको रबर का ट्यूब्स यूज़ कर सकते हो या ऐसा कोई ड्रम यूज़ कर सकते हो, जिससे उस पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। दैन अगर कहीं फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज़ कर सकते हो। आग बुझाने के लिए आप सैंड का यूज़ कर सकते हो, वाटर का यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर हर स्कूल में, हॉस्पिटल्स में होता है, बट हाउ टू यूज़, हाउ टू ऑपरेट, ये आपको आना चाहिए। तो ये आप ये भी कर सकते हो, है ना। इन दिस मैनर वी कंप्लीटेड द डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक एंड हियर वी कंप्लीटेड द चैप्टर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ओके, और नाउ हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 9।